स्वागत है आप सभी का ERNA में, बोले तो एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ एनालिसिस। आज हम लोग 27 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस के आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स देखने वाले हैं गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बोल रहा है कि कतार हैंड्स डेथ पेनल्टी टू 8 फॉर्मर नेवी मैन, डीपली शॉकिंग। ये चीज़ बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, लाइक कि कतर ने जो है वो डायरेक्टली डेथ पेनल्टी दे दी है। अब ये चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कतर एंड इंडिया की जो टाइज़ है उसके ऊपर इस चीज़ का अफेक्ट होगा। उसके ऊपर अफेक्ट बोलने से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि उसका एक तरह से टेस्ट होगा, राइट। क्योंकि कतर के जो एमिर है उन्होंने इंडिया को 2015 में विजिट किया था, और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया था दोहा को 2016 में। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि कतर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में, राइट। चाहे वो होस्टिंग द तालिबान नेगोशिएटर्स हो टू सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ यूएस सिटीजन फ्रॉम हमास कैप्टिविटी। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं गाइस। बट मुद्दा क्या है, हमारे जो 8 फॉर्मर्स नेवी मैन हैं उनको डेथ पेनल्टी क्यों दी? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि कतर ने उनको सीधे सीधे डेथ पेनल्टी ही सुना दी? तो सीधे सीधे नहीं सुनाई, तो चलो चलते हैं। ये कहानी है 2022 की, ओके, 2022 की ये कहानी, अगस्त 2022 की। हुआ ये था कि इंडिया के कुछ जो रिटायर नेवी मैन हैं उन्होंने कतर बेस्ड दोहा इंडिया के जो रिटायर्ड नेवी मैन है उन्होंने दोहा बेस्ड दहार ग्लोबल करके एक कंपनी को ज्वाइन किया था एज एम्प्लॉयज, ओके। अब ये कंपनी का काम क्या था? ये कंपनी थी, इट यूज टू ओवरसी द इंडक्शन ऑफ इटालियन स्मॉल स्टील सबमरीन्स U212, ओके। सबमरीन्स का काम करती थी ये कंपनी, और इस कंपनी में रहते हुए उन्होंने इन इंडियंस एक्स नेवी मेंस को अरेस्ट किया, और इनमें नाम आता है 8 नेवी मेंस का, जो कि कैप्टन नवेद सिंह गिल, फिर बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश का। सो गाइज, ये सारे की सारे एक्स इंडियन नेवी एम्प्लॉयज है। और रीज़न क्या है इनके अरेस्ट का? सो देखो, ये केस किस तरह से चला ये देखते हैं। अगस्त 2022 में इनको अरेस्ट किया गया था। अक्टूबर 1 2022 को इंडियन एम्बेसडर इन दोहा एंड डेप्यूटी हेड ऑफ जो मिशन थे उन्होंने वो मिले इन 8 मैन से जिनको अरेस्ट किया गया था, उनसे जाना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर अक्टूबर 3 को पहली बार 2022 में फर्स्ट काउंसलर एक्सेस ग्रांटेड। द CEO ऑफ द कंपनी एंड ओमानी एमिर ऑल्सो केम डाउन टू दोहा टू गेट हिज ऑफिशियल्स आउट, बट ही वॉज केप्ट इन सॉलिडारिटी। कि जो CEO थे उस कंपनी के, किस कंपनी के, जिसमें ये लोग काम कर रहे थे, दोहा बेस्ड दहरा ग्लोबल, वो भी वहाँ पे आए, राइट। बट उनको भी एक तरह से अलग रखा गया एंड अरेस्ट रखा गया। बाद में उनको तो बेल मिल गई, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 15 मार्च 2023 लास्ट ईयर द बेल प्ली वॉज रिजेक्टेड। मंथ आफ्टर मंथ बेल एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड बट वर रिजेक्टेड। सो जितनी बार भी बेल एप्लीकेशन सबमिट हुई उतनी बार बेल एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। इन शॉर्ट, बेल कभी मिली ही नहीं। चार्जेस फाइल हुए अगेंस्ट दीज 8 फॉर्मर इंडियन नेवी मेंस, ओके, अकॉर्डिंग टू कतारी लॉ के हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस भी फाइन किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गाइस, कतर ने किसी भी तरह से इस चीज़ को क्लियरली नहीं बताया कि भाई उनका गुनाह क्या है, राइट। एग्जैक्टली प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि उनको किस बेसिस पे, एग्जैक्टली किस बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं मई 2023 की, जब दाहा ग्लोबल क्लोज इट्स ऑपरेशनल इन दोहा एंड उनके सारे एम्प्लॉयज जो है वो रिटर्न हो गए घर पे। मतलब जो कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी ही बंद हो गई, लेकिन हमारे लोग जो है वो वहाँ पे अटक गए। सो ऑल 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हैंडेड द डेथ सेंटेंस बाय लोकल कोर्ट। कल 26 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट आई कि कतर के एक लोकल कोर्ट ने इन सारे 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल्स को डेथ सेंटेंस करार दी। लेकिन बात यहाँ पे यही आ जाती है कि भाई ऐसा क्या हुआ, और हमारी गवर्नमेंट अभी इस चीज़ से रिलेटेड क्या कर रही है, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स है, क्या इनिशिएटिव्स है, क्या स्टेप्स उठा रही है। सो गवर्नमेंट खुद भी एक तरीके से शॉक में ही है, बट गवर्नमेंट भी बोल रही है कि नहीं भैया, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। MEE सेड दैट इट विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल कंसुलर एंड लीगल असिस्टेंट टू द इंडियंस। वी अटैच हाई इंपॉर्टेंस टू द केस। वो उनके फैमिली से भी मिल चुके हैं और उनको भी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट, ओके, कि हम क्या करें। लेकिन गाइस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे एक और आ जाता है कि 8 इंडियन एक्स नेवी मैन के अलावा 2
दो कतारियंस को भी इन्होंने अरेस्ट किया था, वन ऑफ हुम इज खामिस अल अजमी, जो कि सीईओ थे दहारा ग्लोबल, वो कंपनी के, राइट। एंड ही वाज केप्ट इन सॉलिडारिटी, ठीक है, 2 महीने के लिए, और उसके बाद उनका जो बेल था वो उनको ग्रांट कर दिया गया एंड वो निकल लिए। देन एज ओमानी नेशनल हु हैड ऑल्सो बीन डिटेन, एक ओमानी नेशनल को भी डिटेन किया था, लेकिन उसको रिलीज कर दिया फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले ही, उसके बिगिन होने के पहले उस ओमानी नेशनल को भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो फंस गए हमारे 8 लोग। ओके, अब बात ये कर लेते हैं कि द केस इज दिस दैट द केस किस तरह सा है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का ये केस है, 4 हियरिंग्स हो चुकी है एंड इन 8 एक्स नेवी मेंस की जो फैमिलीज है ना गाइस, उन्होंने भी मर्सी प्ली फाइल की है टू एमिर ऑफ कतार कि वो क्या करे, मर्सी करे, पार्डन करे, ओके, ड्यूरिंग रमादान एंड ईद, कि उन्होंने ऐसा सुना है, उनको ऐसे पता लगा है कि जो एमिर ऑफ कतर है वो पार्डन करते हैं रमादान एंड ईद के टाइम पे। जिस तरह से इंडिया में भी पार्डनिंग पावर्स किसके पास होती है गाइस, पता है ना आपको, इंडिया में पार्डनिंग पावर्स किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, राइट, एंड सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास होती है एंड गवर्नर के पास भी कुछ पार्डनिंग पावर्स होती है। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों के पार्डनिंग पावर्स के बारे में याद करोगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछती है, घुमा फिरा के पूछती है, राइट। सोर्सेज सेड द मैटर हैज बीन टेकन अप बाय इंडियन गवर्नमेंट एट वेरियस ऑफिशियल एंड पॉलिटिकल लेवल्स, की सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई करे हर जगह पे इस चीज़ को टैकल करने के लिए, कि किस तरह से हम लोग इसको टैकल कर सके, कैसे हम हमारे जो एक्स नेवी मैन हैं उनको रिटर्न लेके आ सके। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है, और आपको पता ही है मिडिल ईस्ट में कितनी सारी चीज़ें चल रही है, राइट। इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है वो आपको पता है, उसमें दूसरी जो कंट्रीज जो इन्वॉल्व है पैलेस्टीन के साइड से, इन शॉर्ट हमास के साइड से, वो भी आप लोग कहीं ना कहीं जानते हो। तो ये सारी सेंसिटिव चीज़ें हैं, राइट, मामला एकदम किचकट है, एकदम सेंसिटिव है यहाँ पे। दीज एक्स मरीन्स वर वर्किंग ऑन कमर्शियल प्रॉफिट बेसिस एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, हमारी सरकार बोल रही है भैया हम तो हर चीज़ जो चीज़ कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द गवर्नमेंट इज फॉलोइंग रूल्स इन अकॉर्डिंग्स विद इंटरनेशनल लॉ। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं बोल सकती हमारे लोग ये छोड़ दो, नहीं, इंटरनेशनल लॉ भी होता है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट अपने साइड से जो है वो चीज़ें कर रही है। In contesting the case, Delhi is following the playbook adopted in Enrica लेक्सी इटालियन मरीन केस में जो चीज़ें यूज़ की थी हमने उसको यूज़ करे। इन शॉर्ट क्या यूज़ किया था, उन्होंने मेंटेन किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लॉज को, कि इंटरनेशनल लॉज को, मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976, इंडियन पीनल कोड एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड प्रोविजंस ऑफ UNCLOS इन 1982, ठीक है, 1982 का इसको UNCLOS के प्रोविजंस को भी उन्होंने क्या किया, मद्देनजर रखा। एंड क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया गया था तो इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज को समानता देते हुए इंडिया इज कमिटेड टू फॉलोइंग द सेम, कि उस टाइम पे उस केस में क्या किया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको फॉलो किया था। तो अब क्या कर रहा है इंडिया, उसी के ऊपर स्टिक है कि नहीं इस केस में भी हम लोग इसी तरीके से चलेंगे, शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे भी हो सकता है। एंड सेम इन द केस ऑफ 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल इन कतार। सी ये ऐसे जब हम लोग सुनते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात लगती है, राइट, सुनने के बाद में कि कैसे ऐसे। लेकिन सोचो आज आप लोग इस न्यूज़ को सुन रहे हो 2023 में, राइट, 2023 में, और उनको अरेस्ट 2022 में किया गया था गाइस। कितना टाइम हो गया अरेस्ट होके, राइट, तब से हम लोग तो आज सुन रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचो, वो तो 2022 से पता नहीं किस चक्कर में अरेस्ट होके उधर के उधर ही रह गए, और अब पता चल गया कि उनको डेथ सेंटेंस भी मिलने वाली। तो कितनी शॉकिंग बात होगी। एंड इंटरनेशनल लेवल पे, अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करें, तो अब हमें ये देखना है कि इंडिया इस चीज़ को कैसे टैकल करती है, राइट। मिडिल ईस्ट में जो भी इश्यूज चल रहे उसके बाद इंडिया इस चीज़ को कैसे टैकल करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या स्टैंड है इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर भी ये चीज़ें डिपेंड शायद कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली कर सकती है, फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली ये चीज़ें हो सकती है। ओके, पॉसिबिलिटीज। तो चलो चलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी स्लाइडिंग डाउन। स्लाइडिंग डाउन, क्या स्लाइडिंग डाउन हो रहा है इकोनॉमी में, क्या स्लाइडिंग डाउन होता है, हमारा मार्केट, राइट, मार्केट जो है वो स्लाइडिंग डाउन हो रहा है। कब से हो रहा है वो सारी चीजें देखेंगे। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंसर्न्स आर ड्रैग ऑन मार्केट्स, वोलेटिलिटी इज अनलाइकली टू सबड्यू इन द इमीडिएट टर्म। सो मार्केट्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फॉल ऑन थर्सडे। BSE जो है वो भी फॉल हुआ है विथ प्लंजिंग ऑफ 900 पॉइंट्स। प्लंजिंग मतलब 900 पॉइंट से ड्रास्टिकली क्या हुआ है, गिरा है। एंड उसी के साथ साथ ये होता है 1.4%, राइट। एंड निफ्टी
क्लोज्ड अबाउट 9 बिलो 9,000 लेवल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी और निफ्टी गिर रहा है, दूसरी जगह पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है। पास्ट 1 मंथ से हम लोग देख सकते हैं सेंसेस जो है वो फॉल ही कर रहा है, ऑलमोस्ट 4.5% हमारा सेंसेस जो है वो फॉल हुआ है। एंड इंडिया कोई आउटलाइनर नहीं है, इंडिया अकेला नहीं है इस चीज़ में। अक्रॉस एशिया आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। मार्केट्स अक्रॉस एशिया हैव विटनेस्ड अ ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ एज इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स हैज सोस्ट। सो निकी फेल 2.14%। निकी किसका है? जापान का है, राइट। वो 2.4% से फेल हुआ है एंड इज डाउन टू 5.5% पे अभी आ गया है पास्ट 1 मंथ में। एंड कॉस्पी जो कि है साउथ कोरिया का, वो 2.7% गिरा है एंड डिक्लाइन एट अ रेट ऑफ 6.7% लास्ट मंथ से। ओके, सो बस इंडिया में ही नहीं बल्कि एशियन कंट्रीज जो है वहां पे भी हमें मार्केट की गिरावट देख रही है, मार्केट की वोलैटिलिटी दिख रही है, राइट। इन इंडिया द वीकनेस इज बीइंग सीन अक्रॉस सेंटर, कि सिर्फ एक सेक्टर में, सिर्फ एक सेंटर में हमें, सेंटर नहीं सिर्फ एक सेक्टर में हमें नहीं देखने मिल रहा है, हर सेक्टर में ऑलमोस्ट देखने मिल रहा है। जैसे निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ध्यान से देखो इसको, वॉज डाउन 1.6%, ठीक है। अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स हो गया, फिर बैंक इंडेक्स फेल 1.3%। उसी के साथ मारुति सुजुकी इज डाउन 1.7%। तो ऑटो हो गया, बैंक हो गया, मारुति सुजुकी होगी। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं फेल 1.9%, वाइल महिंद्रा एंड महिंद्रा इज डाउन एट 3.89%। सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इन द फाइनेंशियल स्पेस एचडीएफसी, अगर हम फाइनेंशियल स्पेस की बात करें तो एचडीएफसी इज डाउन अबाउट 2.2%। उसके बाद कोटक महिंद्रा 1.9%, बजाज फिन सर्विसेज डिक्लाइन 3.68%। तो सारी चीजें क्या कर रही है, सारी चीजें गिर रही है, सारी चीजें स्लाइडिंग डाउन हो रही है, इसलिए आर्टिकल का नाम ही स्लाइडिंग डाउन है, राइट। एंड अगर हम आईटी मेजर्स की बात करें, हम बोलेंगे ठीक है यहाँ तो हो रहा है, आईटी में देखते हैं। आईटी मेजर्स की अगर मैं बात करूँ तो टीसीएस भी 1.7% से गिरा है, राइट। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखती हूँ, 1.7% से गिरा है। इन्फोसिस फेड मार्जिनली बेटर 0.7%। इन्फोसिस मार्जिनली बेटर है, 0.7% ही हमें देखना मिल रहा है। दिस वीकनेस इज हाउएवर नॉट जस्ट लिमिटेड टू लार्जर कंपनीज बट इज मोर वाइड स्प्रेड, ठीक है। सिर्फ लार्जर कंपनीज में ही नहीं देखने को मिल रही, हमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में, ज्यादातर सेक्टर्स में देखने को मिल रही। आफ्टर स्पेक्टेकुलर रन इन द पास्ट बोथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव कम अंडर प्रेशर। सिर्फ बड़े सेक्टर्स में ही नहीं देखने मिल रही कि इन्फोसिस है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, राइट, मारुति सुजुकी है, देन कोटक महिंद्रा, इन सब में ही हमें देखने मिल रही। ऐसा नहीं है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स इज डाउन रफली 5.2% ओवर पास्ट 1 मंथ। एंड अगर मैं स्मॉल कैप्स की बात करूं तो वो गिरा है 3.4% से। सो सिर्फ लार्ज कंपनीज ही नहीं, मिड कैप एंड स्मॉल के ऊपर भी, स्मॉल कैप्स के ऊपर भी इसका अफेक्ट हो रहा है। अब गाइज इसका रीजन क्या है? क्या डोमेस्टिक रीजन है, ग्लोबल रीजन है, क्या रीजन है? सो दोनों रीजन है, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल concerns are weighing down investors. On domestic front, mixed second quarter results and sluggish rural consumption have raised concern over the durability. And इंटरनेशनल जो चल रहा है, ग्लोबल जो चल रहा है, आपको पता ही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन वेस्ट एशिया एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ येल स्टेइंग हायर फॉर लॉन्गर इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब आपने एक चीज नोटिस की, कल शायद कल के ही, हाँ कल के ही आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि यूएस में क्या हुआ था, कल की आर्टिकल में बताया था 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या हुआ था, वो बढ़ गया था, राइट, ओवर अराउंड 5%। एंड ये 2007 के बाद अभी इतना ज्यादा बढ़ा है, 2007 से अभी डायरेक्टली इतना ज्यादा बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है इज होवरिंग अराउंड 5%। सो आप देख रहे हो डेवलपिंग कंट्री में क्या हो रहा है, स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, राइट। द बेटर देन एक्सपेक्टेड यूएस होम सेल्स डेटा रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे हैड आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन व्हाट रेट इज रिस्ट्रिक्टिव इनफ, कि कितना रेट रिस्ट्रिक्टिव इनफ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइज यहाँ पे ये आती है हमारे पास कि दिस विल हैव अ बियरिंग ऑन पोर्टफोलियो फ्लोज एंड करेंसी, की इसका हम पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है भैया, उनके तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो ऊपर जा रहा है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है भैया, हमारे ऊपर ये इफेक्ट है कि कल जो मैंने आपको चिक के चिल्ला के बोला एफडीआई बताया था ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इस वजह से क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वहां पे एक नेगेटिव टर्न आ सकता है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो सकती है। और ये डेटा मैं नहीं दे रही हूँ, ये डेटा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इन्होंने ये डेटा दिया हुआ है।
So these factors suggest that market volatility is unlikely to subdue in the near terms. Okay, ये चीजें समझ में आए क्यों स्लिप डाउन हो रहा है, सिर्फ इंडिया ही नहीं हो रहा है, एशियन कंट्रीज भी हो रही है, राइट। जापान एंड साउथ कोरिया में भी हम देख सकते हैं, इंडिया में भी सिर्फ एक सेक्टर नहीं हो रहा है, अलग अलग सेक्टर्स, आईटी भी, बैंकिंग भी, राइट। और सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज ही नहीं, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, ये सारी हो रही है। एंड रीजंस भी हमने देख लिया है क्या नहीं है। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फाइन गाइज। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है वार्मिंग अप ब्रेकिंग द आइस। अब यहाँ पे तो मैंने कोई इमेज नहीं डाली, इमेज आने वाली है, पहले सुन लो, थोड़ा सा बता दूं आपको। वार्मिंग अप द ब्रेकिंग आइस, अब ये आइस के बारे में बात करें तो ये कहाँ के बारे में बात करें, ये बात कर रहे हैं आर्टिक सर्कल के बारे में, आर्टिक रीजन के बारे में, राइट। कि वहाँ की जो आइस है वो किस तरह से मेल्ट हो रही है और किस तरह से सब जगह पे वार्मिंग शुरू है। आपने सुना ही होगा कि अमेजोन में आग लग गई थी, सुना था ना। इस साल हमने कितनी चीजें सुनी है। अमेजोन फॉरेस्ट क्या है, कार्बन सिंकर है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। जितना कार्बन सिंक अमेजोन फॉरेस्ट करते हैं उतना कहीं और नहीं होता है, राइट। वो ऑक्सीजन है, इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड का ऑक्सीजन अमेजोन फॉरेस्ट है। और आप देख रहे हो इस साल वहां पे क्या हो रहा है, राइट। सो चीजें, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है एंड इट इज ब्रेकिंग द आइस। फाइन। तो चलो आ जाते और देखते हैं कि सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट का इफेक्ट इस पे है क्या कोई और भी इफेक्ट है। सो वार्मिंग अप ब्रेकिंग द आइस, इंडियाज कंसेंसस बिल्डिंग कैपेसिटी मेक्स इट अ क्रूशियल वॉइस इन सिक्योरिंग द आर्टिक। लेकिन भैया इस गोले पे आर्टिक सर्कल तो इधर है, राइट, एंड इंडिया तो हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका यहाँ से क्या रिलेशन रहेगा, तो रिलेशन है, पक्का वाला रिलेशन है, जो मैं आपको मैथ्स में हम लोग कैसे करते हैं हेंस प्रूफ कर दूंगी आज के वीडियो में। ओके, तो चलो चलते और देखते हैं कि यहाँ से क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो देखते हैं। इन एन एमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब आपको पता है कि वहां पे एक पोल नहीं रहा, मतलब कोई एक सुपर पावर नहीं रही, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 2 सुपर पावर्स थी, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 सुपर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया उस टाइम पे हो गया यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट इज सिर्फ और सिर्फ यूएसए। और उसके बाद में अब टाइम चल रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, क्योंकि यूएसए अकेला नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज हम देख रहे हैं किस तरह से उभर के आ रही है। नाम लेने की जरूरत है क्या, कमेंट करके नीचे बताना कौन सी कंट्रीज की बात कर रही हूँ मैं। सो has surprised many observers by extracting rare thing as a host of G20। इंडिया ने तो भाई जैसे सबको अचंभित कर देता है, सरप्राइज कर देता है, वैसे वापस से एक सरप्राइज दे दिया था G20 समिट होस्ट करके। आप सोच सकते हो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था उस टाइम पे, कितनी सारी चीजें चल रही थी, फिर भी हमने G20 समिट को होस्ट भी किया और उसको सक्सेसफुली पार भी किया, राइट। सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। आपको पता है जब पूरा वर्ल्ड कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 पोल्स में डिवाइडेड था, तो इंडिया एक थर्ड ऑप्शन नैम करके लेके आई थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की, ना हम लेफ्ट में है भाई ना हम राइट में, मतलब ना हम यूएसए के साइड में ना हम यूएसएसआर के साइड में। तो ये चीज आपको याद रखनी कि इंडिया का रोल क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ओके, so India has shown it can balance the competing interest of global north and global south, कि वो दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकती है। इट इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट। वो बोल रही कि मेरे को बैलेंस क्यों करना है, अपनी मर्जी की वजह से नहीं, ग्लोबल क्लाइमेट की तरफ भी हमको देखना है जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए, सच एज आर्टिक इज वार्मिंग एट अ रेट ऑफ 4 times फास्टर देन ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज्यादा रेट पे आर्टिक जो है वो वार्म हो रहा है। एंड इससे क्या हो रहा है, आइस जो है वो जल्दी मेल्ट हो रही है, पर्मा फ्रॉस्ट भी थॉ हो रहा है। एंड कंटिन्यूड आर्टिक चेंज रिस्क लूजिंग द नॉर्थ पोल्स ग्रेट वाइट शील्ड एंड अनलिशिंग वास्ट क्वांटिटीज ऑफ स्टोर्ड कार्बन्स, revealing the cumulative emissions from US at its current rate. This can trigger multiple catastrophic and irreversible climate tripping points. सो देखो एक बार ये मेल्ट होना तो शुरू हो गया, हम क्या है, हम इसको रिवर्स कर सकते, जैसे बोलते ना टूथपेस्ट से निकली हुई पेस्ट हम वापस टूथपेस्ट में नहीं डाल सकते। एक बहुत ही सिंपल और फनी एग्जांपल है, लेकिन ये सच बात है ना, वापस डाल सकते हो टूथपेस्ट के अंदर पेस्ट डाल के दिखा दो। उसी तरह से जब हम हमारे क्लाइमेट को हार्म करते हैं तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं 10 पेड़ काट रहा हूँ और मैं 10 प्लांट लगा रहा हूँ, अरे भैया अंतर है, 10 पेड़ वो कितने साल पुराने पेड़ है, उनका कार्बन कंज्यूम करने का कैपेसिटी का लेवल क्या होगा यारो,
और आप जाके 10 पौधे लगा रहे हो और बोल रहे हो कि हो गया बस मुंह खत्म। ऐसा मुंह नहीं होता है। यू कैन नॉट गिव एंड टेक इन टर्म्स ऑफ नेचर। ओके, हम नेचर के टर्म्स में ऐसा नहीं बोल सकते। नेचर को ये भाषा समझ में नहीं आएगी, ये हमारे इंसानों की भाषा है, ठीक है। एक चीज के लिए दूसरी चीज दे दो, बट नेचर ऐसा नहीं समझता है, वो अपने हिसाब से चलता है। तो हम जो चीजें कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम उसको रिवर्स भी कर पाए आगे जाके। ऐसा हो सकता है कि ये चीजें इरिवर्सिबल रहे। सो दिस इज द क्रूशियल टाइम वी नीड टू गेट अप एंड थिंक ऑन इट। So, therefore crucial to protect the world from worst effects of climate emergency। ऐसा करते करते एक दिन क्लाइमेट इमरजेंसी आ जाएगी और तब क्या होगा, ये चीज़ तो आपने सुनी ही होगी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या दुनिया में कभी वापस से अगर विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के ऊपर से होगा, वाटर के ऊपर से होगा, राइट। तो सोचो कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे भाई। So the impact of climate change are disappropriately affecting global south and melting ice is no exception। अब बात कर लेते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आर्टिक सर्कल और हमारे भारत का क्या रिलेशन है, हमारे इंडिया का यहाँ पे क्या रिलेशन है। ओके, जब आर्टिक सर्कल से ये आइस जो है ना गाइज ये मेल्ट होती है तो ये एक्सट्रीम रेनफॉल ड्यूरिंग इंडियन समर मॉनसून को लेके आती है। एंड मॉनसून इज क्रूशियल टू एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है। अप टू 80% ऑफ लाइवलीहुड पूरे साउथ ईस्ट एशिया का रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फार्मिंग पे रेनफॉल पे डिपेंड करता है। लाइवलीहुड मतलब समझ रहे हो ना, लाइवलीहुड मतलब उनका दाना पानी ही इसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा नहीं। हम तो टैप ऑन करते हमें पानी आ जाता है, हम बिल भरते हैं हो जाता है, हम सर्विस सेक्टर में है तो चीज़ें हो जाती है, मैं टीचिंग सेक्टर में वो चीज़ें हो जाती है। बट सोचो उन फार्मर्स का जो प्लेट में हमारे खाना आता है, वो खाना वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर कौन करता है, फार्मिंग कौन करती है, फार्मर्स करते हैं। तो ये जो मॉनसून का सीजन है, ये जो सारे क्लाइमेट चेंज है, वो सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट होगा, उनको इफेक्ट होगा और उनके थ्रू हमारे प्लेट को इफेक्ट होगा और हमें भी इन्फेक्ट होगा यार। आज के डेट में नहीं समझ में आ रहा है बट आगे जाके बहुत पछताएंगे सारे। सो मेकिंग अप टू 80% ऑफ साउथ एशियाज रेनफॉल। सो इंटरकनेक्शन, दिस इंटरकनेक्शन इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंटरट्विन्ड आवर ग्लोबल इकोसिस्टम इज। ये तो बस एक एग्जाम्पल है भैया, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड है इन सारी चीज़ों से। सो रीसेंट स्टडी जो हुई है ना वो इंडिकेट करिए कि रिलेशन है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सट्रीम रेनफॉल ड्यूरिंग इंडियन समर मॉनसून में, इसलिए हम लोग भी बहुत ज़्यादा वरिड है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गाइज ये आ जाता है कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से आर्टिक सर्कल ग्रुप जो है ना वो कंप्राइज करता है 8 कंट्रीज का, जो कि है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, ये भी आपको बता दूं। यूएसए, रशिया, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, डेनमार्क एंड आइसलैंड, सारी ऊपर वाली कंट्रीज है। सारी ऊपर वाली कंट्रीज मतलब सारी आर्टिक सर्कल के अराउंड वाली कंट्रीज है, ऊपर वाली मतलब वो ऊपर वाली नहीं। सो द सस्पेंशन ऑफ द काउंसिल ड्यू टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट टू होल्ड कंट्रीज अकाउंटेबल, इसलिए कंट्रीज को भी अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रशिया का इन्फ्लुएंस का इन्वॉल्वमेंट मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। रशिया स्ट्रेचेस ओवर 53% ऑफ आर्टिक ओशियन कोस्ट लाइन, ये आर्टिक ओशियन है, ठीक है। जैसे इंडियन ओशियन है ना वैसे आर्टिक ओशियन है और उसकी 53% जो कोस्ट लाइन है वो किसके पास है, वो रशिया के पास है। एंड एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज इनटू कमर्शलाइजिंग एंड एक्सपांडिंग ट्रेड चैनल्स, वो ट्रेड चैनल्स बना रही है, उसको कमर्शलाइज कर रही है थ्रू नॉर्थ सी रूट। अब ओशियन में जाने के लिए भी सी है, ठीक है, सी रूट है। जैसे इंडियन ओशियन में अगर आपको डायरेक्टली जाना है और आप मुंबई से जा रहे हो तो पहले आप कहाँ एंटर करोगे, अरेबियन सी में एंटर करोगे ना, राइट। और अगर आप कोलकाता से जाना चाहते हो तो आप बे ऑफ बंगाल में एंटर करोगे। उसी तरह से अगर आपको आर्टिक सर्कल में जाना है रशिया के थ्रू तो आप नॉर्थ सी रूट से एंटर करोगे। While continuing to use the transport high polluting heavy fuel oil through Arctic waters, Russian investment signals its interest in short term commercial exploitation। उनको लग रहा है शॉर्ट टर्म कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रिजर्वेशन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अदर आर्टिक कंट्रीज आर ऑल्सो प्लानिंग ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट एंडीवर्स, और इनको देख के दूसरी कंट्रीज भी सोच रही है कि भैया हम भी प्लान कर लेते हैं, हम भी थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा पैसा बना लेते हैं। डिस्पाइट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ बैंक्स कमिटिंग टू abstain फ्रॉम फाइनेंसिंग सच प्रोजेक्ट्स, और जो बैंक है ना वो समझदार है, वो बोल रहे कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम फाइनेंस नहीं करेंगे। कुछ रिस्ट्रेंट्स लगा रहे बट फिर भी ये बोल रहे नहीं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। So, as development pressure increase, the only governance mechanism for this critical global commons has been suspended। आर्टिक सर्कल ये तो मैंने बता दिया कि कितने लोगों का ग्रुप है, कितने लोगों का नहीं। अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं भारत के बारे में, इंडिया के बारे में। द काउंसिल डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। इस काउंसिल में आप देख सकते हो कोई साउथ का मेंबर है, एक भी साउथ के मेंबर का नाम है नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि ये 8 कंट्रीज कौन है जो
नॉर्दर्न सी एंड जो आर्टिक सर्कल के अराउंड है, राइट, ये जो ऊपर की कंट्रीज है ना, वो सारी ठंडी ठंडी कंट्रीज है यहाँ पे, राइट, डेनमार्क, कनाडा, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, यूएस। ओके, सो यहाँ पे ग्लोबल साउथ का तो कुछ इनिशिएटिव है ही नहीं, बट इंडिया यहाँ पे क्या है, इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस पे है कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेटस पे। तो द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ आर्टिक सर्कल टू वॉइस द कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ कुड हेल्प पुश एन एंड टू फर्दर एक्सप्लॉयटेशन। कि हमारी जो ये आवाज है ना, ये थोड़ा सा धक्का मारेगी, क्या करेगी, थोड़ा सा धक्का मारेगी कि इस एक्सप्लॉयटेशन को थोड़ा कम कर सके, एंड तो नहीं बट थोड़ा कम करने के लिए तो धक्का मार सकती है। इंडियाज एबिलिटी टू ट्रांसवर्स हिस्टोरिकल डिवाइड एंड डेवलप अलाइन पोजिशन अमॉन्ग ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ एज एविडेंट एट G20 समिट। हम लोग देख रहे थे ना G20 समिट में इंडिया ने किस तरह से इस चीज को टैकल करते हुए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को साथ में लेके आई। होल्ड्स द पोटेंशियल to a forge united approach to safeguard crucial global ecosystem, especially Arctic. So the New Delhi's leader declaration demonstrated India's ability to navigate the conflicting interest of global north and global south. कि हम navigate करेंगे जो भी conflicting interest है उसके बारे में, क्योंकि हमको किस बारे में सोचना है, हमको ecosystem के बारे में सोचना है। इंडिया की कैपेसिटी तो उन्होंने G20 समिट में ही देख ली थी कि किस तरह से सारी चीज़ों का हम लोगों ने टैकल किया, बट दिस capacity to generate anonymity will be needed to reform Arctic governance and protect the climate. As India takes greater step towards leading the global south, its post G20 future should involve pushing for the reforms and ensuring that climate protection is at the forefront. आपको पता है G20 का थीम क्या था इस साल? G20 का इस साल का थीम क्या था पता है? वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है, राइट। उसी इनिशिएटिव से हम कह रहे हैं, ये चीज़ ऐसी नहीं बोल रहे, उसी इनिशिएटिव से बोल रहे। G20 में सबको इसी इनिशिएटिव से साथ में भी लेके आए थे, राइट। सो अब देखना है कि हम इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं और इंडिया ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को साथ में कैसे लेके आती है और इसके फ्यूचर एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाती है, राइट। किसी ना किसी को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, हमने थोड़ी आवाज़ उठाई है, बाकी सब लोग भी आ जाएंगे। ओके, तो चलो, दिस वाज वार्मिंग अप ब्रेकिंग द आइज। आपको इसको ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से समझना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपार आईडी के बारे में। अब आधार आईडी आ गई मैम, अभी अपार आईडी क्या है, पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पता चल जाएगा अपार आईडी क्या है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट, वन नेशन वन इलेक्शन सुना था, अभी ये भी सुन लो, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट थ्रू NEP 2020। अब ये अपार क्या है ये पहले हम लोग देख लेते हैं। अपार का फुल फॉर्म होता है गाइस ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दिस इज अ पार्ट ऑफ वन नेशन वन स्टूडेंट इनिशिएटिव। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, इसका भैया काम क्या है, क्या पर्पस है इसका? काम है एकेडमिक्स को ट्रैक करना, ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके स्टूडेंट के हायर एजुकेशन तक। मान लो कि मेरा अपार आईडी बन गया है, ये बनने वाला है, मैं बोल रही हूँ बन गया है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेते तो उसमें सब आ जाएगा कि मेरा जो प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक मैंने कहाँ तक किया, ये सारी की सारी डिटेल्स उसमें आ जाएगी। और तो और मुझे एक गेटवे भी मिल जाएगा डिजिटल लॉकर का, जिसमें डिजिटल सिस्टम के थ्रू मैं मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जो रिजल्ट्स है, मेरे जो रिपोर्ट कार्ड्स है ना, उसको हमेशा के लिए सेव करके रख सकती हूँ और कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ। ये पर्पस है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट होगा इस चीज का, स्पेशली एक पॉजिटिव चेंज लाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि वो लोग ट्रैक कर सके लिटरेसी रेट को, ड्रॉप आउट्स रेट को, और हेल्प कर सके टू इम्प्रूव, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में भी हेल्प कर सके, कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर डेटा रहेगा कि भाई हमारे स्टेट में कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग ड्रॉप आउट्स है। ड्रॉप आउट्स है तो ड्रॉप आउट्स क्यों है? आपको पता है मिड डे मील स्कीम के बारे में? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, मिड डे मील स्कीम, राइट। सो मिड डे मील स्कीम चालू क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो बच्चे हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो लोग इनिशियली तो स्कूल ज्वाइन करे, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ना ड्रॉप आउट्स का रेट ज़्यादा है, तो उनको तब जाके जब उन्होंने इस चीज़ में थोड़ा सा डीप गए और फाइंड आउट करने का कोशिश किया, रिसर्च किया कि क्यों ऐसा ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है, तब जाके उनको पता चला कि भैया इन बच्चों को अगर ये लोग स्कूल आएंगे तो ये लोग खाएंगे क्या? इन शॉर्ट ये लोग काम नहीं कर पाएंगे तो इनको खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले तो फ्री स्कूल है इसलिए स्कूल में डाल देते, सरकारी स्कूल में, लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप आउट भी करवा लेते। स्कूल से हटाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि खाना कहाँ से खाएंगे, इसलिए ये मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी, ताकि एटलीस्ट खाने के लिए जो पेरेंट्स है वो बच्चों को स्कूल में भेजे। ओके, सो इसलिए ये स्कीम जो है वो शुरू हुई। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि जो अपार
आईडी है, इसका बेनिफिट कहाँ होगा, इसका बेनिफिट होगा स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो इसी तरह से लिटरेसी रेट, ड्रॉप आउट रेट्स को टैकल कर सके, प्रॉपरली उनके पास एक डेटा आ सके। एंड ये इसलिए भी है टू रिड्यूस फ्रॉड एंड डुप्लीकेट एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। आपने देखा रहेगा, या फिर आपने देखा तो नहीं बोल सकते हो, आपने सुना रहेगा कि भाई इतने पैसे में ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, इतने पैसे में वो सर्टिफिकेट बन जाएगा, राइट। सो ये जाली, ये फ्रॉड सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स को कम करने के लिए भी ये एक इनिशिएटिव है। ओनली फर्स्ट पार्टी सोर्स दैट इशू सर्टिफिकेट विल बी allowed to deposit credits into the system ensuring authenticity। की जो फर्स्ट पार्टी है सिर्फ उन्हीं और उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हाउ इट विल वर्क। सो इट विल हैव अ यूनिक अपार आईडी विच विल बी लिंक्ड टू एकेडमिक बैंक क्रेडिट एबीसी विच इज अ डिजिटल स्टोर हाउस दैट कंटेन्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट्स। तो जो भी क्रेडिट्स आपके सेमेस्टर्स में आपको मिलते हैं ना, वो सारे क्रेडिट्स जो है ना वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, राइट। वो सारे क्रेडिट्स यहाँ पे रह जाएंगे। एंड अगर एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उसको स्कूल चेंज करना है या फिर उसको कॉलेज चेंज करना है ना, तो उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट या टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना अपार आईडी शेयर कर देगा, बस हो जाएगा, राइट। जिस तरह से हम लोग यूपीआई आईडी के बाद कितना, यूपीआई आईडी आने के बाद हम लोग कितने ये हो गए थे ना कि अरे इसका भी पेमेंट करे, अरे उसका भी पेमेंट करे। आजकल आप लोग देख रहे हो, ठेला वाला हो, चाय वाला हो, एनीवन, सबके पास यूपीआई आईडी होता है, राइट, सबके पास होता है। सो ये कितना इजीली सबने अडॉप्ट कर लिया। स्टार्टिंग में ये कितनी नई चीज़ लग रही थी कि मोबाइल से स्कैन करो पेमेंट हो जाएगा, आई शपथ पेमेंट हो जाएगा मोबाइल से स्कैन करके। लेकिन इसी तरह से आप अपार आईडी का भी देखोगे कि कैसे आपके क्रेडिट्स जो है वो उस अपार आईडी में आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, और किस तरह से टीसी एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट से आप लोगों को भी छुटकारा मिलेगा, मतलब कि जो बच्चे हैं उनको, ओके। जरूरी नहीं है कि आप ही को मिले, सबको मिलेगा। सो हाउ इट विल बी क्रिएटेड। अब ये क्रिएट कैसे होगा। टू साइन अप फॉर अपार स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ, ओके, आधार कार्ड वाली फोटोग्राफ नहीं, अच्छी वाली भी दे सकते हो। विल बी वेरीफाइड यूजिंग आधार नंबर। भाई यार, लेकिन ये आधार नंबर यूज करके उसको वेरीफाई करेंगे कि आप वही हो कि कोई और हो, राइट, कि कोई और अपार आईडी क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका कंसेंट लिया जाएगा। एंड जो माइनर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का कंसर्न लिया जाएगा। एंड ये कंप्लीटली वॉलंटरी रहेगी, मैंडेटरी नहीं रहेगी, ओके। फॉर माइनर्स पेरेंट्स विल हैव टू साइन द कंसेंट फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिएटिंग अपार आईडी इज वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ये आपके स्व इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको अपार आईडी अपनी क्रिएट करवानी है कि नहीं करवानी। कोई जबरदस्ती नहीं है कि बैठो बैठो बनाओ आईडी, ऐसा कोई नहीं करने वाला आपको, ठीक है। ऐसा सिर्फ मैं करूंगी कि बैठो और डीएनए देखो। सो व्हाट आर द कंसर्न्स। अब कंसर्न्स क्या है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैव कंसर्न्स अबाउट शेयरिंग आधार डिटेल्स बिकॉज दे वरी दैट देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुड बी लीक टू आउटसाइड पार्टीज। कि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर हम आधार आईडी शेयर करेंगे तो आउटसाइड जो अदर पार्टीज है ना, उनको पता चल जाएगी, मेरे को नहीं देनी इन्फॉर्मेशन। तो अब क्या करें। सो ये बोला जा रहा है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट आधार नंबर इज ओनली यूज फॉर वेरिफिकेशन। कि भैया सिर्फ वेरीफाई करेंगे, आपका जो आईडी है ना उसको कोई सेव नहीं करेगा, उसकी डिटेल्स कोई किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, बस देख लेगा हाँ ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है, ये इसका नाम है, ये वही पर्सन है, बस इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, उस डिटेल्स को कहीं और यूज़ नहीं करेंगे। अभी तक ऐसा ही कहा जा रहा है थ्रू आवर नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने। फाइन। तो चलो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अपार आईडी तो सबको समझ में आ गए, हु लाला। अब है हाउ मलेशियाज नेक्स्ट सुल्तान विल बी पिक्ड इन इट्स यूनिक मोनार्की। भाई साहब, डेमोक्रेसी के राज में मोनार्की, ये क्या चल रहा है जी। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही सुना है कि मलेशिया में मोनार्की के थ्रू जो है न्यू हेड सिलेक्ट किया जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। फ्राइडे को न्यू किंग इलेक्ट होंगे मलेशिया के। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप बोलोगे कि ये डेमोक्रेसी है, ये मोनार्की है, ये क्या है। ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विथ मोनार्क एज द हेड। कि जो हेड है ना वो मोनार्क रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होके यहाँ पे क्या होंगे, मोनार्क होंगे। लेकिन पार्लियामेंट होगा, डेमोक्रेसी रहेगी, लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो मोनार्क रहेगा, वो रॉयल रहेगा। फाइन छे, वो रॉयल रहेगा। बट द मोनार्की हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग विच द किंग हैज विल्डेड रेयरली यूज डिस्क्रिशनरी
पावर्स, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से किंग ने अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उसका थोड़ा ज़्यादा उपयोग कर लिया है यहाँ पे रिसेंट ईयर्स में। ओके अब हम मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि यहाँ पे भैया किंग को पिक कैसे करते, कैसे समझ में आएगा कौन किंग बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा कि काका का बेटा राजा बनेगा कि कौन राजा बनेगा, तो चलो देख लेते हैं। सो हाउ द किंग इज पिक, द हेड्स ऑफ मलेशियाज 9 रॉयल फैमिलीज, सुल्तान ऑफ 9 ऑफ 13 स्टेट्स, मलेशिया में जो 13 स्टेट्स है ठीक है उसके 9 सुल्तान है। कितने सुल्तान है? 9 नंबर आज थोड़ा ज्यादा आ रहा है ना, 9 सुल्तान है ठीक है। इनमें से एक को चुनना होता है, इनमें से एक को चुनते और वो बन जाता है राजा, वो बन जाता है किंग वहां का। बट ये चीज कैसे शुरू हुई, देखो हमारे जैसे ना मलेशिया को भी 1957 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली, अंग्रेजों ने उनको भी आज़ादी दे दी ठीक है। और उसके बाद ये रोटेशन सिस्टम उनमें शुरू हुआ कि जो सुल्तान सबसे ज़्यादा सीनियर है ना वो रूल करेगा ठीक है। बट एक एक बार सबका नंबर आ गया और फिर सब क्या हो गए, सब एक इक्विलिब्रियम पे आ गए। सो अब उन्होंने बोला कि ठीक है अब तो सब लोग का एक एक टर्म कंप्लीट हो गया है, तो ये तो फंडा ही हट गया ना सीनियोरिटी का। सो अब उन्होंने क्या शुरू किया है, दे नाउ टेक टर्न्स बेस्ड ऑन इनिशियल ऑर्डर, कि वो लोग एक सीक्रेट बैलेट यूज करते, उसमें उस सुल्तान का नाम रहता है। फॉर एग्जाम्पल सुल्तान इब्राहिम सुल्तान स्कंदर फ्रॉम जौहर इज द नेक्स्ट इन लाइन टू बी किंग मलेशिया ठीक है। ये जो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर है, चलो इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनका नाम रहेगा उस बैलेट के ऊपर ठीक है। और बाकी सारे सुल्तान को वोट करना है हाँ और ना में कि क्या उनको ये एज अपना नेक्स्ट किंग चाहिए कि नहीं चाहिए, थ्रू सिंपल मेजोरिटी। बहुत इजी है, ऐसे सबके नाम नहीं घुमाए जाएंगे राइट, कि मुझे ये आई वॉन्ट टू इलेक्ट हिम, आई वॉन्ट टू इलेक्ट इट, ऐसा नहीं करेंगे। एक नाम रहेगा उसके ऊपर क्या आपको पड़ता है, तो उन 9 जनों का वोट लिया जाएगा येस और नो, और उस हिसाब से जो नेक्स्ट किंग है उसको चुन लिया जाएगा। सो द न्यू किंग will take over from King Al Sultan Abdullah when his term expires in January। जैन में इनकी टर्म जो है वो एक्सपायर होने वाली है। फाइन, यहाँ तक सबको सारी चीजें समझ में आ गई गाइज। आई होप आपको आज के डीएनए में बहुत ज्यादा मजा आया रहेगा, क्योंकि मुझे तो आया है, आपको भी स्वाभाविक है आना ही चाहिए। सो अगर आपको किसी भी तरह का काउंसलिंग का जरूरत है तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। यू नो वी हैव द बेस्ट काउंसलर। एंड गाइज हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ और उसको ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा 1 लाइनर नोट्स ऑफ करंट अफेयर। जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ ना उसका 1 लाइनर मिल जाएगा उधर, 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। समझ आ रही है बात? चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रही हूँ सबको। और इसी तरह से डेली मस्त तरह से डीएनए समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बाय एवरीवन, टेक केयर।